सवाल यहीं से शुरू होता है। जो बेटी दान जैसा शब्द है ना, उससे मुझे नफरत है। आप बाल भी मुंडवा लेते, दाढ़ी भी मुंडवा लेते, क्या बिगड़ जाता? नहीं करवाए तो क्या बिगड़ा? समाज टूट जाएगा, नहीं, हिंदू धर्म बिखर जाएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम सब की वेशभूषा से आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मैं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई शहर में हूँ, सूबा उत्तर प्रदेश। और एक ख़ास मकसद से मैं यहाँ आया था। पिछला हफ्ता बहुत दौरों से भरा रहा, अलग अलग जगहों पर जाना हुआ, अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, और उसमें एक चीज़ छूट रही थी, और वो छूट रही थी नीरज पटेल से मुलाकात। नीरज पटेल को आप सब लोग, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि नीरज पटेल सामाजिक न्याय और बराबरी को लेकर एक प्रतिबद्ध जागरूक योद्धा है। तो उरई उनका शहर है, और उरई में इसलिए आया था कि पिछले दिनों नीरज पटेल के पिताजी का देहांत हुआ और यहाँ आना ज़रूरी लग रहा था, तो आया यहाँ। लेकिन मुझे लगा कि आने के बाद कि अगर मैं यहाँ ना आया होता तो मैं शायद एक बहुत सारे बदलावों की लहर से नावाकिफ रह जाता। और जब मैं बदलाव कह रहा हूँ तो आप विकास से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि विकास पैसों से आ सकता है, विकास संसाधनों से आ सकता है, विकास दौलत से आ सकता है, लेकिन बदलाव के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जिस सामाजिक ताने बाने की जरूरत होती है, उसे मंजिल की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल भरा होता है। और यहाँ रहकर मैं सोच रहा हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा जो लोग महिलाओं की शिक्षा के लिए आगे आए। और मैं याद करना चाहता हूँ माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख को, जिन पर कूड़ा फेंका गया जब उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई की बात की। कितना मुश्किल रहा होगा जिन्होंने महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर निकालने की कोशिश की। और मैं याद कर रहा हूँ राजा राम मोहन राय को। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने अछूत प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। और मैं याद करना चाहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ के तमाम योद्धाओं को, पेरियार को। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो जैसा मैंने आपको बताया कि नीरज पटेल के पिताजी का देहांत हुआ, तो मेरे मन में था, और आपको भी लग रहा होगा कि कोई श्राद्ध कार्यक्रम होगा, कोई 13वीं जैसी होगी, कोई ब्राह्मण भोज जैसा कुछ हुआ होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो हम सब परंपरा के तौर पर देखते चले आए हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं देखा कि एक ऐसी टीम काम कर रही है जिसका नाम ही टीम बदलाव है। तो वो बदलाव, टीम बदलाव क्या है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है, और वो समाज को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, इसको जरा आज हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये बात मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि आम तौर पर मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इस मुद्दे पर वीडियो बनाना मुझे इसलिए जरूरी लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए जिस बात पर हम आकर कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं परंपरा के नाम पर। तो ये टीम बदलाव के साथी हैं। आप सब लोगों का आर्टिकल 19 पर स्वागत है, और नीरज भाई पटेल आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो हम सब की सहानुभूति आपके साथ है कि आपको ये दुख सहने की शक्ति मिले। 1 साल के भीतर आपकी माता का देहांत हुआ और उसके बाद आपके पिता का, दोनों कैंसर से चल बसे, और हमने पिछला 3 साल बहुत नजदीक से देखा है आपको लड़ते हुए, जूझते हुए, और अकेले बहुत सारी चीजों को संभालते हुए। ऐसे में टीम बदलाव अचानक से सीन में आती है और सबका ध्यान जाता है, शायद मेरा बाद में गया। ये टीम बदलाव क्या है? टीम बदलाव एक्चुअल में कोई संगठन नहीं है। अच्छा। ना इसका कोई अध्यक्ष है, ना इसका कोई महामंत्री है, ना इसका कोई कोषाध्यक्ष है, ना इसका झंडा है, ना बैनर है। टीम बदलाव एक परिवार है, आरएसएस की तरह। उसके अलग पहलू हैं, हमारे अलग पहलू हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक परिवार है। हम सब जो यहाँ पर खड़े हुए हैं साथी, ये एक परिवार की तरह काम करते हैं। और अच्छी बात यह है कि किसी एक मिशन को लेकर के जरूरी नहीं कि हम में से कोई भी व्यक्ति सोच ले। इन्होंने कोई सोचा, उसको हम लोग कार्य रूप में परिणित करेंगे। इन्होंने कुछ सोचा, अचानक से सोचते हैं, उसी बीच में कोई कोषाध्यक्ष तय कर लिया जाता है। हर बार कोषाध्यक्ष हमारा चेंज होता है। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि
बदलाव किस चीज का बदलाव, हाँ, और वो right, बदलाव बिल्कुल, क्यों? ठीक है। जैसे एक कार्ड इस बार बने हमारे, इसमें ऊपर लिखा है टीम बदलाव, नीचे लिखा है बदलाव का बैड लॉ। यानी कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बैड लॉज हैं, जो बेवजह की फिजूल कुप्रथाएं हैं, जिनको जबरन समाज के ऊपर लाद दिया गया है, हम समाज से उन पाखंड को, उन आडंबर को, उन कुप्रथाओं को, उन कुरीतियों को, उन फिजूल खर्ची को। मैं एक पोस्टर देख रहा था जिसमें आपने लिखा कि मृत्यु भोज जो है वो गुनाह ही नहीं बल्कि अपराध भी है। हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ बुराई नहीं, अपराध भी है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगवाया था, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि मृत्यु भोज अधिनियम 1960 में बना था, जिन जिन राज्यों में लागू कर दिया गया, जैसे राजस्थान में लागू कर दिया ये तो परंपरा है ना नीरज भाई, नहीं निभानी चाहिए ना। नहीं आप संस्कृति के विरोध जा रहे हैं। तो परंपरा तो दहेज देना भी है फिर। अच्छा, अगर आप परंपरा का हिस्सा मानते हैं तो दहेज को भी परंपरा का हिस्सा मानिए, लेकिन ये परंपरा नहीं है, ये कुप्रथाएं क्यों है इसकी वजह समझिए। अगर अधिनियम कोई बना है तो किसी वजह से बना होगा। वो इस वजह से बना क्योंकि पूरे अधिनियम में आप पढ़ें, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि साहूकार जो कर्ज देगा उसको भी सजा का प्रावधान है, अगर वो कहीं से ऋण लेगा तो उसको भी सजा का प्रावधान है। जो व्यक्ति, वो इसलिए ये लॉ बनाया गया था क्योंकि परंपरा के नाम पर समाज का जो गरीब तबका है उसके ऊपर ये बोझ लाद दिया गया है कि देखो फलाना व्यक्ति तुम्हारे गांव का अपने पिता की मूर्ति पर इतने लाख रुपए खर्च कर रहा है। तो आपके घर में, मैं पिछली दफा भी आया था, इस बार भी आया हूँ, ऐसी कौन कौन सी परंपराएं आपने तोड़ी हैं जिसको आमतौर पर लोग निभा ले जाते हैं? मैं अपनी शादी से शुरुआत करता हूँ। अमूमन लोग शादी रात में करते हैं, मतलब करते ही है, मैक्सिमम लोग करते हैं। मैंने अपनी शादी दिन में की। अमूमन लोग क्यों दिन में, क्योंकि मतलब फिजूल खर्ची कम करने के लिए। अच्छा, रात में शादी हो, मुझे देखिए मैं लॉजिकल तर्कवादी व्यक्ति। आपने फेरे वेरे नहीं लिए थे? नहीं लिए थे। अच्छा। मैं देखिए तर्कवादी व्यक्ति। वो जो अर्जक पद्धति शादी, कोई दान वान करते हैं, पता कुछ नहीं। ये जो बेटी दान जैसा शब्द है ना, उससे मुझे नफरत है। कन्यादान, क्योंकि जो कन्या या बेटी दान की, दान उसी समय मान लेते हैं कि महिला एक ऑब्जेक्ट है, वो दान की वस्तु है, तो उसको दान कर दिया हमने, मतलब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या ससुराल वाले अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु तो इस्तेमाल की जाती है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये था। दूसरा ये था कि रात में अगर हम करेंगे तो उसमें आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी नहीं हुई थी। मुझसे कहा गया कि घोड़े पे बैठना है। मैंने कहा कि अगर मैं सामान्य तौर पर घोड़े पे बैठता होता तो आज भी बैठ जाता। मैं सामान्य तौर पर 4 व्हीलर से चलता हूं, तो मैं 4 व्हीलर से चल के गया था। अर्जक पद्धति से मैंने शादी की थी। शादी के कार्ड जो छपवाए थे उसमें मैंने बदलाव किया था। जब मैंने शादी के कार्डों में बाबा साहब छपवाए तो गांव के लोगों ने कमेंट किया मेरे फादर से कि नीरज, हमारे यहाँ बब्बा, दादा को बब्बा कहते हैं, कि नीरज के बब्बा हैं क्या ये। तो उस समय से लगातार विरोध झेल रहा हूँ। उसके बाद फिर बेटा हुआ, बेटे के नाम की बात आई, मैंने उसका नाम कबीर रखा। उसके नाम से टाइटल हटा दिया, उसका नाम कबीर शिवाजी रखा। उसके नामकरण की, उसके संस्कार की बात आई तो मैंने इसी रघुवीर धाम में उसका वेलकम पार्टी रखी। और उस वेलकम पार्टी में हमने जिस कल के कार्यक्रम में जिस तरीके से सारे महापुरुष थे, उनकी मौजूदगी में, ये रघुवीर धाम बहुत, आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आकर परंपरावादी तो हो जाता है? नहीं हो जाता है। अच्छा। ये भाई है मेरे। नहीं, ये तो मैं इनसे पूछ लूंगा। नहीं, ये मेरे भाई हैं। इनके पिताजी का नाम था रघुवीर। अच्छा। हाँ, वो मेरे पिताजी के रियल बुआ के बेटे हैं। अच्छा। रघुवीर चाचा अब नहीं है, उनके नाम पर रघुवीर धाम बना हुआ है। तो एक तो जुड़ाव भी है, दूसरा बड़े भाई होने के अलावा ये टीम बदलाव के हिस्सा भी हैं। तो ये अभी जो कर रहे हैं तो निजी कार्यक्रम हो गए। मैंने जितने भी सामाजिक कार्यक्रम किए, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, जीजाबाई की जयंती मनाना, संत गाडगे की जयंती मनाना, इससे पहले सरदार पटेल की जयंती मनाना, 2007 में इसी गेस्ट हाउस से मैंने सामाजिक श्राद्ध वगैरह आपने कुछ किया? ब्राह्मण भोज? कुछ नहीं किया। तो उसकी जगह किया क्या, ये भी जानना जरूरी है। क्या क्या नहीं किया, पहले ये बताइए। किसी भी तरह के पाखंड और आडंबर से जुड़ी हुई कोई भी चीज जो हम लोग मेहनत कश लोग, हम अर्जकवादी लोग जो अर्जित करके कमा के खाते ये इसलिए भी मैंने बातचीत करने की जरूरत समझी क्योंकि आप समझ सकें कि हम लोग कितना सारा पैसा, आप अगर खांटी तौर पर पैसे की भी बात करें, क्योंकि हम लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है पैसा कमाते हुए, कभी अपने लिए, कभी अपने परिवार के लिए, कभी बीमारी के इलाज के लिए, कभी मकान बनाने के लिए, कभी गाड़ी खरीदने के लिए। तो अगर हम पाखंड और कुरीतियों से अपने आप को बचा सकें तो कितना सारा पैसा भी बचा सकते हैं, और आपके भीतर तार्किकता का जो विकास होगा वो तो बोनस है। हाँ, मेरा एजेंडा अगर कहें तो
फिजूल खर्ची से ज्यादा इस बात पर है कि पैसा खर्च करना कहां पर है। इन दोनों चीजों में अंतर है। मैंने पैसा बचाने से ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया कि जिन लोगों को लगता है कि वो मुझसे ज्यादा पैसे वाले हैं, या मेरे घर में कोई चला गया, अब हमारे ऊपर ये आरोप ना लगे कि वो तो इतना पैसा छोड़ के चले गए थे, इतनी जमीन छोड़ के चले गए, इतनी संपत्ति छोड़ के चले गए, तुमने क्या किया बदले में। तो मैं चाहता हूं कि मुझसे कंपटीशन करे। जैसे हमारे टीम बदलाव के साथियों ने, ये दिख रहा है, डेड बॉडी फ्रीजर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये डेड बॉडी फ्रीजर उरई नगर को भेंट किया। आप ज्यादा पैसे वाले हैं, आप 3 फ्रीजर भेंट कर दीजिए। हमने तकरीबन 200 स्कूली बच्चों को यहीं रघुवीर धाम में बैग, स्कूली बैग, पेंसिल, रबर, कटर, पाठ्य सामग्री भेंट की। आप 1000 को भेंट कर दीजिए। हमने कंबल खरीदे अच्छी क्वालिटी के, ये नहीं कि 90-100 रुपए वाले जो सामान्य तौर पे चलता होते हैं, उन कंबलों का वितरण किया। यहीं पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। हमने गांव में पौधारोपण किया। तो अगर आप इस बात में कंपटीशन करना चाहते हैं कि लोग हमें कम पैसे वाला ना समझ लें, ऐसा करने आप बाल भी मुंडवा लेते, दाढ़ी भी मुंडवा लेते, क्या बिगड़ जाता? नहीं करवाए तो क्या बिगड़ा? सवाल यहीं से शुरू होता है। हम कुछ लोग खुश रहते हैं। नहीं, ऐसा कोई समस्या मुझे नहीं नजर नहीं आ रही। वजह ये क्या है भैया, एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जैसा आप होते हैं, धीरे धीरे आपका परिवार, आपका समाज आपको उसी तौर पे एक्सेप्ट करता है। शुरुआत में ये समस्याएं आती थी, जब मैं पहले कहता था कि मैं लाल रंग का तिलक मत लगाओ मुझे, तो मेरी माँ रोने लगी। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, मेरे लिए बहुत कठिन समय था। मैं भी ट्रेन में सोचने लगा कि यार क्या क्या फर्क पड़ता था, लगा लेने देते। लेकिन वो एक बार के विरोध के बाद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और आज धीरे धीरे स्थिति ये बन गई है कि अब मुझसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कहने की कि किसी भी कार्ड को पकड़ा करके किसी पाखंडी आडंबर में आ जाओ। मतलब समाज ने अब मुझे, जो लोग कल थे वो लोग बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इस जिले में जो लोग विरोध करते थे, आज उन लोगों ने भी मुझे एज इट इज स्वीकार करना शुरू कर दिया है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपने वो सब भी नहीं किया जो वो सब देते हैं ना, दान करते हैं, बेड दान करते हैं, चादर दान करते हैं कि आपके पिताजी वहीं उसी बिस्तर पर सोएंगे, नरम गद्दा, ये सब नहीं किया? अब मेरे जैसे तर्कवादी, विज्ञानवादी व्यक्ति तो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो जानते हैं, आप कई मंच शेयर कर चुके हैं साथ में। जो बात मैं मंचों पे बोलता हूँ, अगर मैं खुद वो बात अपने घर पे लागू नहीं करूंगा तो मुझे तो लोग जूतों से पीटेंगे। और हम आप साथ में थे जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई, मैंने पहली लाइन क्या बोली कि राहुल भैया, लोग भाषण से ज्यादा आचरण फॉलो करते हैं। तो मैं ये बात अपने ऊपर भी लागू करता हूं ना, कि मंच पे जो मैं जो बोलूं, कम से कम मेरे आचरण में तो दिखाई दे, तभी तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए मैंने किसी भी तरह के धार्मिक, पाखंडी, आडंबर में 1 रुपए भी अपनी जीवन की मेहनत की कमाई का, जो बहुजनों के समाज के दम पर मुझे ये ताकत और सम्मान मिल रहा है, मैंने 1 रुपए भी उस तरफ खर्च नहीं किया। ये सारी पूरी टीम बदलाव इस बात की गवाह है। अच्छा, आप सब लोग टीम बदलाव का हिस्सा हैं, आप भी हिस्सा हैं। ये सब खराब बात आपको सिखाते रहते हैं, थोड़ा अजीब नहीं लगता है? नहीं, हम लोगों को टीम बदलाव का जो काम है, सबसे पहले जो भी पाखंडवाद विरोध का हम लोग खुलकर विरोध करते हैं, और खासकर शब्दों का भी चयन हम लोग अच्छे से करते हैं। जैसे कि जो लोग श्रद्धांजलि देते हैं, तो हम लोग उस समय आदरांजलि लिखते हैं। और जो भी हमारे, हम लोग एक पेशे से पत्रकार हैं, और हमारा यही काम, हमारा एक टीम बड़ा। आपके घर वाले नहीं कहते कि क्या, कहाँ, क्या, किस चक्कर में पड़े हो? नहीं, हमारे घर वाले कोई नहीं कहते। हमने जो शादी बुद्धिस्ट रीति रिवाज से की थी है, और उसमें हालांकि मैंने विरोध झेला था, और अभी जो है मेरे भाई विरोध को सही करके मेरे पक्ष में आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र चौधरी है। मैं टीम बदलाव सदस्य हूँ, पेशे जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट है जी। अच्छा, तो आपको लगता है ये नीरज पटेल जो कर रहे हैं वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। समाज टूट जाएगा, नहीं, हिंदू धर्म बिखर जाएगा। हिंदू धर्म को मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि नीरज भाई जो हमारे जो है बड़े भाई है, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, जो एक विचारधारा उन्होंने दी है, उससे मैं सहमत हूँ पूर्णतः। अच्छा, क्योंकि जो नीरज भाई, बड़े भाई ने जो हमें एक लाइन दी है, उसलिए मैं इसलिए सहयोग करता हूँ, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद की या मतलब मनुवाद की कुर्तियां हैं, उनको जो खत्म करना है। और दूसरी चीज ये है कि नीरज भाई ने ये ऐसी चीज बताई है कि जैसे त्रयोदशी कुत्त भोज है, या मतलब ब्राह्मण भोज है, या मतलब ये मान लीजिए बेहता भोज है, तो उसको खत्म करना है। तो नीरज भाई तो हमारे बड़े भाई है, उन्होंने हमको एक मार्गदर्शन दिया है, और इतना सा मार्गदर्शन दिया है, उसमें हमें चलना बहुत अनिवार्य है। और मैं नीरज भाई, बड़े भाई की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और उनका हमेशा मतलब उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र जी, ये जो नीरज कह रहे हैं जी, ये तो
ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ऐसी चीज है जिससे समाज में एक ऐसी हलचल पैदा हो जाएगी जिसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें कर लेनी चाहिए? नहीं नहीं, क्यों कर लेना चाहिए? क्या हलचल पैदा हो जाएगी? समाज तो देखिए, आप उस समय भी बाबा साहब ने परिवर्तन करने का काम बीड़ा उठाया था, उन्होंने परिवर्तन किया है, तो उनका हक हम किसी का नहीं छीनना चाहते। नीरज भाई किसी हक नहीं छीनना चाहते। हम तो मैंने जो कहा, नीरज भाई ने जो कहा है उन्होंने अपने ऊपर किया है, और उन्हें संदेशा ये दिया है कि हम फजूल खर्च ना करके बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कपड़े दें, उनको बस्ता दें, पेन दें, कापियां दें, इसमें पैसा खर्च करें हम, तो वो सार्थक है। एक ब्राह्मण हमारे घर से खा के चला जाएगा, कोई कहेगा इसमें नमक अच्छा था, कोई कहेगा नमक कम था, कोई कहेगा नमक ज्यादा है, तो खा के चले जाएंगे। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, उसको कॉपी मिल जाएगी, उस घर में कॉपी नहीं है, हमेशा वो काम करेगा, वो हमेशा याद करेगा वो। अच्छा, जहाँ हम लोग खड़े हैं मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा सा लॉन है और यहाँ ढेर सारी शादियाँ वादियाँ भी होती होंगी, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी होते होंगे जिसमें बड़े मन से धार्मिकता का पालन किया जाता होगा या पाखंड का पालन किया जाता होगा कहें, तो आप पर क्या गुजरती है जब आप निजी तौर पर वैसे नहीं हैं और आप देखते होंगे कि पूरा समाज जो है एक ऐसी दिशा में बिना देखे हुए भागता चला जा रहा है जिसके आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है? मैं प्रयास भी करता हूँ समझाने का। अच्छा। लोग यहाँ आते हैं, मैं समझाने का प्रयास, भैया मैं कहता हूँ कि भाई इतना खर्च करने से क्या फायदा है आपको? इस पैसे को किसी गरीब को देंगे आप, वो आपको ये कहेगा भैया किसी ने हमारे पेट के लिए 2 पैसा दिया है। बहुत से लोग गरीब ऐसे अभी भी ऐसे हैं कि जो सड़कों पर पड़े हैं रात में। हम लोग हमारी टीम बदलाव ने रात में जाकर उन गरीबों को कंबल बांटे हैं जिस पास कंबल नहीं था, सो रहे थे, एक छोटा चद्दर ओढ़े सो रहे थे, उनको हम लोगों ने जाके उनको कंबल उड़ाया। अब एक पूरा ही शहर है, मैंने आपको शुरू में बताया था, जालौन जिले का। दिल्ली बंबई में सामाजिक काम करना या इस तरीके की बात करना तब भी बहुत सुविधाजनक है, आपका साथ देने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन छोटे शहर की, कस्बों की और गांवों की अपनी सीमाएं होती हैं। वहां समाज से लड़ना और एकदम से धारा के खिलाफ बह जाना बड़ा मुश्किल भरा होता है। चुनौती, क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार। प्रवेश जी, क्या चैलेंज क्या आता है जब आप लोगों के बीच जाते हैं और लोग सबसे पहले तो यही कहते होंगे ना कि कर क्या रहे हो आप, इसकी जरूरत क्या है? अपने लोगों में ज्यादा विरोध झेलना पड़ता है इन चीजों का, जो परिवार है, अपने आसपास लोग हैं, लेकिन दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदल लीजिए, लोग इसी तरह आपको एक्सेप्ट करेंगे। और मेरा सोचना है, मैं जग विचारों को मानता हूँ कि जिस दिन आप स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट जो है इसको दिमाग से निकाल दीजिए, बाकी चीजें फिजूल खर्ची ये सब अपने आप खत्म हो जाए। आप बहुत युवा हैं, आपका क्या नाम है? चेतन जायसवाल। चेतन जायसवाल। चेतन जी, पारिवारिक तौर पर मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं क्या इस तरीके के साथियों से मिलने के बाद? नहीं लगता अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं, समाज ने छोड़ दिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा टीम बदलाव ही इतना बड़ा परिवार है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और समाज आपका तभी साथ देगा जब आपके पास होगा, जब आपके पास नहीं होगा तो समाज आपकी मदद नहीं करता। लेकिन ये टीम बदलाव है कि ये जब हमारे पास नहीं होगा तब भी ये हमारी मदद करेगी। तो ये वाकई बड़ा जुझारू कुनबा है, आप कह सकते हैं, और जुझारू से ज्यादा प्रतिबद्ध है। तो नीरज भाई से एक आखिरी कमेंट लेते हैं कि नीरज भाई, अगर हम कहें कि अगले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में टीम बदलाव को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या करता हुआ, और इस समाज को कहाँ देखना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ये आपने ऐसा सवाल पूछा है, नेशनल जनमत को लेके भी मुझसे सवाल किया जाता है। नेशनल जनमत को आप कहाँ देखना चाहते हैं, खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। इस मामले में ये आईएएस के इंटरव्यू वाला सवाल है। हाँ, नहीं ठीक है। इस मामले में मैं अमूमन इस तरह का जवाब देता हूं, जो इसमें भी दूंगा, जिसमें लग सकता है कि मैं आशावादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हर व्यक्ति के काम करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक फिलॉसफी होती है। मेरी फिलॉसफी है कि मैं टारगेट सेट नहीं करता, मैं इसीलिए रिलैक्स रहता हूं। अगर मैं टारगेट सेट करूंगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा शायद। जो सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, समाज, हमारी टीम बदलाव का एक स्लोगन है, मैं चाहूंगा सब लोग दोहराएं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे काम से किसको क्या फर्क पड़ रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या चर्चा कर रहा है। हम लोग को इससे एनर्जी मिलती है। जैसे हम लोग कंबल बांटने गांव में जाएंगे, लोग टिप्पणी करेंगे, इससे क्या हो रहा है, इससे हमें बूस्टअप मिलता है। तो अब बात ये रही कि 2 सालों में हम समाज को कहाँ देखना चाहते हैं।
या इस टीम को कहाँ देखना चाहते हैं। जैसे आपकी टीम का नाम है ना टीम बदलाव जी, तो वो बदलाव होता हुआ तो कम से कम देखना चाहेंगे ना। दिख रहा है, दिख रहा है। कल जब हम घर पे बैठे हुए थे हमारे टीम बदलाव के लोग, तो एक आईपीएस का फोन आया हमारे पास। उनके फादर का भी निधन हो गया था इसी बीच में। तो उन्होंने हमसे कहा कि नीरज भाई आपकी हमने ये सारी चीजें देखी और हमने भी ये तय किया है कि हम भी ऐसा ही करेंगे, और ये बताइए रिफ्रेशमेंट की क्या व्यवस्था है। तो हमने उनसे कहा कि रिफ्रेशमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों का पेट ना भरे। रिफ्रेशमेंट दे करके हम पेट नहीं भरना चाहते हैं, वो तो फिर मृत्यु भोज जैसा ही हो गया। हम रिफ्रेशमेंट इतना देना चाहते हैं कम, जितना कम से कम लागत में हो, जिसमें कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो उसके पेट की क्षुधा शांत हो जाए, मतलब थोड़ा सा उसको रिलैक्स महसूस हो जाए कि हाँ हमने कुछ मिल गया और हमने पानी पी लिया। तो हमने उसी तरह का रिफ्रेशमेंट केवल यहाँ पर रखा था। अब सवाल है कहाँ देखना चाहते हैं, कहीं नहीं देखना चाहते। मेरा हम सब का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, टीम बदलाव का एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मुझे जो बात समझ में आ गई मैं उस बात को अपने जीवन में अपने परिवार में लागू करूंगा। आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करिए, नहीं अच्छा लगता तो ना फॉलो करिए। कबीर साहब से लेकर एक लंबी परंपरा है, हर दौर में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुछ रूढ़ियों का विरोध किया है। हम लोग भी उस परंपरा का हिस्सा हैं, रूढ़ियों का विरोध कर रहे हैं। जिसको ठीक लगता है वो एक्सेप्ट करता जा रहा है, नहीं लगता है ना करे। अब सवाल यह है कि क्या हम बढ़े आगे कि नहीं बढ़े। इसी जालौन जिले में मेरे खिलाफ मेरी जाति के लोगों ने फतवा जारी किया था। अच्छा, नीरज पटेल को आज के बाद समाज के कार्यक्रमों में नहीं बुलाना है, क्योंकि साहू जी महाराज आपके विद्रोह और विरोध को देखते हैं। वजह भी बता देता हूं। साहू जी महाराज की जयंती पर मैंने बोलते हुए ये कह दिया था, जो पहले मैं भी जातिवादी था, जब मेरी चेतना विकसित हुई तो मैंने कहा कि मैं जो चीज समझ चुका हूं इतने दिनों के जातिवाद करने के बाद, मैं आप लोगों को अभी से ये बात समझा दे रहा हूं कि एक जाति से किसी का भला नहीं होता। दूसरी बात, साहू जी महाराज जैसे व्यक्ति जिसका नाम लेते ही आरक्षण के जनक शब्द का इस्तेमाल होता है, साहू जी महाराज की जयंती अगर आप इस तौर पर मनाते हैं कि मंच पर एक जाति के लोग बैठा लेते हैं, साहू जी महाराज की जयंती पर कोशिश करते हैं कि हमारे सांसदों विधायकों को बुरा ना लगे तो हम आरक्षण की चर्चा ना करें क्योंकि सरकार नाराज हो जाएगी, हम हिस्सेदारी की बात ना करें, तो मैंने कहा कि आप लोग दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाइए, भारत माता की जय वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम खत्म कर दीजिए। तो मेरे तेवरों की वजह से किसी की हैसियत नहीं थी मुझे बीच में रोकने की, लेकिन बाद में मीटिंग हुई और कहा गया कि नीरज पटेल को अब समाज के कार्यक्रमों में नहीं बुलाना है। इसके बाद ये टीम बदलाव है, ये बहुत छोटा अभी हिस्सा देख रहे हैं आप, इसके कई गुना आप जिले में टीम बदलाव हो चुकी है, जिसने मुझे हौसला दिया। मैं पूरे प्रदेश में सम्मान पाता था, इसी जिले में मेरा सम्मान नहीं होता था। लेकिन जब टीम बदलाव मिली 2019 में, हम लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग धीरे धीरे बैठना शुरू हुए। इसके बाद इसी जगह पर हमने 2019 में सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और जीजाबाई की जयंती मनाई। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि उससे बड़ा सामाजिक कार्यक्रम इस जिले में मैंने नहीं देखा, अभी तक नहीं हुआ। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे संसाधनों के साथ और पूरी विचारधारा के साथ यहीं पर कार्यक्रम किया। उसी के बाद हमारी टीम बदलाव बन गई। आज अगर हमारा परिवार साथ नहीं देता, हमारे नाते रिश्तेदारी के लोग हमारे विचार का साथ नहीं देते, तो अब जरूरत क्यों नहीं है, अब दिक्कत क्यों नहीं आती, उसकी भी वजह समझिए। ये परिवार हमारे साथ है। हमें खेतों पर राख बिखेरनी थी पिताजी की, ये परिवार गया, 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, सब लोग गए, ट्रैक्टर में बैठे, पूरी राख को हम लोगों ने, लोग क्या करते हैं, आज मैं देख रहा था यहाँ पर जो यहाँ पर अंतिम संस्कार जहां पर हो रहा था, कि राख को भरने के लिए एक आदमी को बुलाया जा रहा है, एक जाति विशेष के, उससे कहा जा रहा है कि हम अस्थियां चुन लेंगे, तुम राख को भरो डिब्बे में और जाके फेंक आओ। हम लोगों ने, हम तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर तुम उस तरह से देखो तो, हम लोगों ने पूरी राख को भरा, सारे परिवार के लोगों ने रखा, ट्रैक्टर पर, खेतों पर ले गए, पूरे खेतों पर बिखेर दिया। हम पर्यावरणवादी लोग हैं, हम नदी को मां नहीं मानते, फिर भी गंदा नहीं करते हैं। हमारे लिए नदी नदी है, मां नहीं है, फिर भी हम गंदा नहीं करते। तो ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो आपसे एक सवाल छोड़ता हूं और इस वीडियो को यहाँ रोकता हूं कि आप तय कर लीजिए कि आपके लिए बदलाव ज्यादा जरूरी है या विकास ज्यादा जरूरी है। विकास उस दिन हो जाएगा जिस दिन आपके पास संसाधन आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगी, लोग आ जाएंगे। लेकिन बदलाव एक सतत प्रक्रिया की मांग करती है। कई बार बदलाव में वर्षों लगते हैं, कई बार सैकड़ों वर्ष लगते हैं। और अगर हम छुआछूत की बात करें, गैर बराबरी की बात करें, अगर हम जाति के आधार पर अपमान की बात करें, तो हजारों साल में ये बदलाव उस तरीके से नहीं आया है जिस तरीके से आ जाना चाहिए था। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि परंपरा नहीं, बदलाव का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में इतना ही।